हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनजातीय घाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, तो यह अध्याय मध्यकालीन भारत लगभग 700 से 1700 ईस्वी में रहने वाले जनजातीय घाना बदोश, ठीक है, और अस्थायी रूप से बसे हुए समुदायों के जीवन और समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विकास के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो विशेष रूप से जो जनजातियां थी, जो उस समय के मुख्य रूप से 700 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में, ठीक है, जैसे जो मतलब समुदाय थे, तो इन्हीं के जीवन के ऊपर ये चैप्टर है। ठीक है, कि उनका उस समय स्थिति कैसी थी, कैसे वो लोग रहते थे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है, वो आता है जनजातियां कौन थी। तो जनजातियां ऐसे समुदाय थे जो सामान्य वर्ण व्यवस्था से अलग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन बिताते थे। इनकी विशेषताएं थी जंगल, पहाड़ और दुर्गम क्षेत्रों में निवास, अपनी अलग भाषा और संस्कृति, मुखिया के नेतृत्व में जीवन, शिकार, पशुपालन, खेती और वनों पर निर्भरता। ठीक है, फिर आते हैं जनजातियों का जीवन। जनजातियों के लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। जैसे कुछ लोग खेती करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पशुपालन करते थे, जंगल से फल, शहद, लकड़ी आदि एकत्र करते थे। कुछ जनजातियां एक स्थान पर रहती थी, जबकि कुछ जनजातियां समय समय पर स्थान जो है बदल देती थी। फिर आता है खाना बदोश समुदाय। तो खाना बदोश वे लोग थे जो अस्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते थे। वे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उनके प्रमुख कार्य थे पशुपालन, व्यापार, सामान ढोना, लंबी यात्राएं करना। ठीक है, फिर आता है बंजारा समुदाय। बंजारा समुदाय भारत के प्रसिद्ध खाना बदोश व्यापारियों में से थे। उनकी विशेषताएं थी बैलों के बड़े बड़े काफिलों से यात्रा करते थे, अनाज, नमक और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे, सेनाओं तक भोजन और रसद पहुंचाते थे, पूरे भारत में व्यापारिक मार्गों पर घूमते थे। ठीक है, फिर आते हैं जनजातियां और कृषि। समय के साथ अनेक जनजातियां खेती करने लगी। उन्होंने जंगल साफ किए, नए गांव बसाए, अस्थायी कृषि अपनाई। इससे उनका जीवन पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं नई जनजातियों का विकास। मध्यकाल में कई जनजातीय समुदाय धीरे धीरे मुख्य समाज का हिस्सा बनने लगे। कुछ ने खेती अपनाई, कुछ सैनिक बने, कुछ शासक बने, कुछ इनको नई जातियों के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार समाज में नए सामाजिक समूहों का विकास हुआ। ठीक है, फिर आते हैं गोंड जनजाति। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक थी। इनका निवास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ भाग में था। गोंडों ने धीरे धीरे शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। ठीक है, फिर आता है गोंड राज। तो गोंड शासकों ने कृषि को बढ़ावा दिया, सिंचाई की व्यवस्था की, कर वसूला, सेना संगठित की, जिससे गोंड राज्य मजबूत बने। ठीक है, फिर आते हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंड राज्य की प्रसिद्ध शासिका थी। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, मुगल सेना से साहसपूर्वक सामना किया, वीरता का परिचय दिया। 1565 ईस्वी में युद्ध के दौरान उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय वीर गति प्राप्त की। ठीक है, जाते हैं अहोम राज्य। अहोम समुदाय लगभग 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी, वर्तमान में जो असम में है, उन्होंने वहां एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। अहोम राज्य लगभग 600 वर्षों तक बना रहा। ठीक है, फिर आते हैं अहोम प्रशासन। अहोम शासकों ने भूमि का विकास किया, सिंचाई बढ़ाई, धान की खेती को प्रोत्साहन दिया, सेना संगठित की। उनका प्रशासन सुव्यवस्थित था। अहोम की विशेषता, अहोम राज्य सबसे बड़ी विशेषता थी अहोम राज्य की मजबूत प्रशासन, कृषि विकास, स्थानीय लोगों को साथ लेकर शासन, बाहरी आक्रमणों का सफल प्रतिरोध। फिर आते हैं मुगल और अहोम का संघर्ष। मुगलों ने असम पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन अहोम शासकों ने उनका डटकर सामना किया। सबसे प्रसिद्ध संघर्ष सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी, ठीक है, 1671 ईस्वी में था। ठीक है, इस युद्ध में लाचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगलों को पराजित किया। ठीक है, फिर आता है भील जनजाति। भील मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में रहते थे। वे शिकार करते थे, जंगलों से संसाधन प्राप्त करते थे, खेती भी करते थे, कुछ भील सैनिकों के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है, फिर आते हैं गख्खर और खोखर। उत्तर पश्चिम भारत में गख्खर और खोखर जनजातियां रहती थी। इनका राजनीतिक प्रभाव भी था। कई बार इन्होंने दिल्ली सल्तनत और अन्य शासकों का विरोध भी किया था। ठीक है, फिर आते हैं जनजातीय समाज की विशेषताएं।
तो जनजातीय समाज में भूमि सामूहिक रूप से उपयोग रिश्ते ठीक है उपयोग की जाती थी। मुखिया का सम्मान होता था, परिवार और रिश्तेदारी का महत्व था, समुदाय मिलकर निर्णय लेते थे। जनजातियों और राज्यों का संबंध आता है। धीरे धीरे कई जनजातियां शक्तिशाली हुई, राज्यों की स्थापना की, बड़े साम्राज्यों से जुड़ी, कर देने लगी और प्रशासन में शामिल हो गई। ठीक है, फिर आते हैं जंगल और जनजातियां। जंगल जनजातियों के जीवन का आधार थे। उन्हें जंगल से मिलता था भोजन, लकड़ी, औषधि, शहद, फल, पशुओं का चारा। व्यापार में जनजातियों की भूमिका, जनजातियां व्यापार में भी भाग लेती थीं। वे वन उत्पाद बेचती थी, पशुओं का व्यापार करती थी, बंजारों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करती थी। ठीक है, फिर आते हैं सामाजिक परिवर्तन। समय के साथ कुछ जनजातियां किसान में बदल गईं, कुछ शासक बन गईं, कुछ समाज की नई जातियों का हिस्सा बन गईं, कुछ ने अपनी पुरानी परंपराएं बनाए रखी। ठीक है, फिर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि जनजाति, ऐसा समुदाय जिसकी अपनी अलग संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था हो। खानाबदोश, जो अस्थायी रूप से एक स्थान पर न रहकर घूमते रहते हैं। बंजारा, खानाबदोश व्यापारी समुदाय, वो बंजारा होते थे। फिर आते हैं गोंड, मध्य भारत की प्रमुख जनजाति। अहोम, असम की शक्तिशाली जनजातीय राज्य स्थापित करने वाला समुदाय। मुखिया, जनजाति का प्रमुख नेता। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।